आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में एनसीईआरटी से एक सीरीज़ शुरू की जा रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, जो कि स्पेशली बीपीएससी 3.0 के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये पार्ट वीडियो का ये पूरा भाग टीजीटी और पीजीटी जो बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो पूरा एनसीईआरटी ही है। और पूरा एनसीईआरटी हम लोग हिस्ट्री का पूरा कवरअप करेंगे और साथ ही साथ पॉलिटी का भी कवर किया जाएगा। तो 6 to 8 के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही वीडियो के माध्यम से जो है आपको कवरअप कराया जाएगा। और साथ ही 9 to 10 के लिए भी पूरा सिलेबस जो है, और पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी स्पेशली आपको पूरा ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए सीटेट पेपर सेकंड के लिए जो है एसएसटी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में हम लोग पहले क्लास 6 के अंतर्गत पार्ट 1 में अध्याय 1 में क्या, कब और कहाँ और कैसे पार्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हर चैप्टर की, उन सारे चीज़ों को इसमें बताएंगे हम, और कैसे उस आधार पर नोट बनाया जाता है, किस तरह वीडियो को देख करके आप नोट बना सकते हैं। क्योंकि वीडियो के अंतर्गत जो है वही चीज़ें बताई जाएंगी जो निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंतर्गत जो भी आपका 6 to 8, 9 to 10 या 11, 12 में जो भी क्वेश्चन आया हिस्ट्री से संबंधित, वे एनसीईआरटी की बुक से ही लाइन टू लाइन क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो एनसीईआरटी को पूरा आप लाइन टू लाइन देखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे इस वीडियो से अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 6 के पार्ट 1 में अध्याय 1 में क्या, कब और कैसे पाठ्यक्रम पार्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, शुरुआत में जो है पार्ट का चैप्टर का नाम जो है क्या, कब और कहाँ और कैसे है। तो शुरुआत में एक रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही है और उसमें एक सुर्खी उसको मिली कि 100 साल पहले, तो उस पर वो विचार कर रही है। तो आगे इसमें देखेंगे कि आखिर में उस पर इसने विचार क्या किया। तो वो यही सोच रही थी कि लोग पहले क्या खाते थे और कहाँ रहते थे। तो यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट दिया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, ये मानचित्र में बताया गया है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। नर्मदा नदी के तट पर जो है बहुत कई लाख वर्ष पहले लोग रह रहे थे। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये इंपॉर्टेंट होगा, नोट के अंतर्गत इसको जरूर पुटअप कर लीजिएगा। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे वो कैसे थे? कुशल संग्राहक थे। इसके अलावा जंगलों की विशाल संपदा से भी परिचित थे और अपने भोजन के लिए पेड़ों की जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों से संग्रह करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये 3-4 बातें हमें इस पहले पेज पे मिली। अब अगला पेज देखेंगे हम लोग, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिल सकती हैं देखने को। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ सबसे पहले फसलों को उपजाना शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है नोट के अंतर्गत कि पहले आदमी ने जो है सबसे पहले किस अन्न को उपजाना शुरू किया, तो गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया था। तो भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू सबसे पहले बनाना उन्होंने शुरू किया, और ये लोग गाँव में रहते थे।
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के अंतर्गत ये क्षेत्र था पूरा। और ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह विंध्य के उत्तर में स्थित था। अब ये पूरा मानचित्र के अंतर्गत कवर अप किया हुआ है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं पूरा कि ये विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। तो विंध्य की पहाड़ियाँ ये पूरा ये इस तरह का है। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका चावल उपजाया गया था। अब इसमें यहाँ देखिए कुछ ऐसी चीज़ों को दिया है, जैसे सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। आरंभिक नगर जो है इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आपके नोट के अंतर्गत ये हो जाएगा कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो समुद्र तटीय इलाके थे उसमें नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को भी स्थापित किया था। आप इसके अंतर्गत जो इंडिकेशन वाला पॉइंट होता है उसमें ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो है आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं। तो साउथ एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है कि आधुनिक भारत जो है वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को भी दर्शाता है। यहाँ पे दिया दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये इसमें नोट के अंतर्गत ये भी चीज़ें हो जाएंगी। नोट में आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे देखिए इसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें, बहुत इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे एक देश का नाम, जैसे आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि देश का नाम हमारे इंडिया कैसे पड़ा। तो अपने देश के लिए प्रायः इंडिया या भारत जैसे शब्दों का नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला हुआ है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब अभी देखिए बता रहा है कि आपका जो अटलस है उसमें ईरान और यूनान को भी देख सकते हैं आप। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि ये कर रहा है कि सिंधु को जो उन्होंने हिंदोस या इंडोस कहा और इस सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी उसे इन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋजुवेद में भी मिलता है। तो ऋजुवेद में इस भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत नाम का जो था एक समूह उसका उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे इस तरह। जो आपका दिया है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। तो पांडुलिपि जो होती थी वो किससे बनी होती थी? ताड़पत्रों से। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब पर बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। इसके बाद अब क्या किया जाता था? भुर्ज पेड़ की छाड़ जो है से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपकी पांडुलिपि देख रही है ये भुर्ज पेड़ की छाल पर ही लिखी गई पांडुलिपि है। अब अतीत के बारे में संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे आपकी जो पांडुलिपि होती थी
ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि भी कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन भाषा के मेनू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका कि अंग्रेजी भाषा में जो पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था वो मैन्युस्क्रिप्ट था, और यह शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला हुआ, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर पर तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। तो यह जो पांडुलिपि थी हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार होती थी और इस पे भोजपत्र पे लिखा जाता था। अब आगे का देखेंगे तो अब इसमें देखिए आगे दिया हुआ इसमें है कि इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था और कुछ नष्ट हो गई थी। तो ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों से प्राप्त हुई हैं। बिहार उसे कहते हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, उनका आवास था, वहीं उसको बिहार कहा जाता था। अब आगे इसमें कुछ देख लेंगे कि इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कई अन्य जो है प्राकृत ये भाषा है और तमिल में लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों द्वारा किया जाता था। अब आगे देखेंगे इसके अंतर्गत हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो अभिलेख क्या, अभिलेख का मतलब क्या होता है कि अभिलेख जो है ऐसे लेख होते थे जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये आप शासक जो है इसको आप अपने आदेशों को जो है इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, देख सकें और उसका पालन कर सकें। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया था। तो एक तरह का ये आप देख सकते हैं अभिलेख है पूरा, जो एक पत्थर पर खुदा हुआ है। अब इसमें लगभग इस इम्पोर्टेंट प्रश्न को, टॉपिक को देख लेंगे। इसमें लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो ये है अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। जो आप अभिलेख देख रहे हैं यह 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और यह अशोक का अभिलेख है। इस शासक के विषय में आप मतलब दिया है कि पहले आप पढ़ चुके हैं या अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां किससे बनी होती हैं? अक्षर या संकेतों से। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग कब करते हैं? जब हम बोलते और पढ़ते हैं। यह अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। तो ये पूरा अभिलेख आपने देखा अशोक का था। अब इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले, ऐसी वस्तुओं का जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी, वैसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते थे। पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का जो है यहाँ पे तथा सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थे। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं थे। कभी कभी ये जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे जिससे उनको कुछ मदद मिल सके जानकारी में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक आपका ऐतिहासिक प्राप्त वस्तु है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल में लिखा हुआ है कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त ये पात्र है जो है, और इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है 4700 वर्ष पूर्व किया जाता था। 4700 वर्ष पूर्व इसको इस तरह का प्रयोग में लाया जाता था। अब इसके बाद ये जो है पुराना चांदी का सिक्का है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व किया जाता था। तो ये दोनों आपको देख रहे हैं कि पिछले 2500 वर्ष पर पूर्व जो है सिक्कों का इस तरह का प्रयोग किया जाता था, और ये पात्र जो है आपका 4700 वर्ष पूर्व इस तरह के पात्रों का प्रयोग किया जाता था। तो आगे आप देखेंगे इसमें कि पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्वों से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। जो हमें चीज़ें इतिहासकारों को जो है पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात होता था, उसके लिए वो जो इतिहासकार थे वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। तो इतिहासकार किन्हें कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। तो इस तरह जो है आप आगे देखेंगे। अब यहाँ दिया है अतीत या एक या अनेक। तो यहाँ पे अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। आगे देखेंगे तो इस लाइन में अब एक पॉइंट दिया हुआ है कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ पे नोट आप डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा कि अंडमान द्वीप के लोग जो थे वो किस प्रकार का भोजन करते हैं? तो मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो शहरों में रहते हैं वो अन्य व्यक्तियों पर अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए निर्भर करते हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें देखेंगे। अब इसमें कुछ खास नहीं है। अब तिथियों का मतलब यानी तिथि के बारे में कुछ देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि अगर तारीख, वर्ष, माह और वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष होता है तो ये कैसे काउंट किया जाता है? तो वर्ष की गणना जो होती है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से होती है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसी की तिथि से जो है, उसी की डेट से जो है ये ईयर की गणना होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि अगर 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक में जो है हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानकर ये बताया है कि इस पुस्तक में किस तरह हम वर्तमान से पूर्व स्थिति को वर्णित करेंगे। तो आगे देख लेंगे। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करता है क्वेश्चन परीक्षाओं में। जो ये आपका देखें घेरा बना के दिया होता है एनसीईआरटी के अंतर्गत, ये सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप करता है। अंग्रेजी में बीसी शब्द, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं इसको, और इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं। और एडी का मतलब हिंदी में ईस्वी होता है। एनो डोमिनी, एडी का मतलब एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब दिया है कभी कभी एडी की जगह पर सीई और बीसी की जगह पर बीसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा और बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। तो आपने देखा कि सीई मतलब कॉमन ईरा और बीसी मतलब बिफोर कॉमन ईरा। तो इस तरह विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले।
अब यहाँ देखिए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह देख लेंगे आप कि अज्ञात लिपि का जो है, कैसे अज्ञात लिपि, तो इस तरह के कुछ उदाहरण आपको दिया हुआ है कि किसको क्या मानेंगे। देखो इस चिन्ह को इसने पी माना है, टी, और इसी तरह करके यल को लायन माना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेंगे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिपियों में, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता था। तो कारतूस किसे कहा जाता था? राजा और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए, जिसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री के अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया कि एल अक्षर जो है शेर के लिए और ए अक्षर चिड़िया के लिए प्रयुक्त होता था। तो इस तरह आप देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट तिथियों को जान लेंगे कि कौन सी इम्पोर्टेंट तिथियां हैं। तो कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर लगभग 47 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व था। तो ये चैप्टर पहला आपका ख़त्म हो गया है। अब दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत क्या है? तो दूसरा चैप्टर आपका है आरंभिक मानव की खोज। इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत तुषार अपने रिश्तेदारों की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तो वो रास्ते में जो कुछ देखता है उसी से संबंधित यहाँ पे विवरण, आगे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आपका देखेंगे कि जो लोग जो है महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पूर्व पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। तो वो आमतौर पर जो है खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। हमारे महाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, और पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। तो ये इस तरह का आप देखेंगे कि पेड़ पौधों के माध्यम से भी आप भोजन प्राप्त करते हैं, और ये चीज़ें इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेंगे। देखिए यहाँ कुछ औजार दिए हुए हैं जो पत्थरों के हैं। तो ये पत्थर के बने औजार जो हैं आपके, ये प्राचीनतम पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं ये वाले। और इसके बाद इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, इसके बाद ये वाला, और इसके बाद क्रमशः ये जो है इसको बाद में बनाया गया था, ये गौ का जो देखेंगे, और इसे लगभग 10,000 वर्ष पहले बनाया गया था। और सबसे लास्ट में ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर है ये वाला। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 तरह के फिगर दिए हुए हैं कि पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान खाने की योग्य जड़ों को खोदने के लिए भी करता था, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी इसका प्रयोग आप देख सकते हैं वो करता था। तो इसके अंतर्गत आप कुछ मैप वगैरह में दिया हुआ है, देख लेंगे कि जो स्थल है पुरातात्विक और नवपाषाणिक, ये सारी चीज़ इसमें नोट डाउन किया हुआ है। अब आगे देख लेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ों को। देखिए चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है लाइन कि जहाँ पे लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं
जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल जिन्हें यहाँ दर्शाया गया, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं जो है विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा नदी के पास में है। तो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, आपका चित्र दिया हुआ है कि ये गुफाएं इस तरह की पहले हुआ करती थी जहाँ पे लोग रहते थे। अब पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल के में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में अगले अध्याय में पूरा डिटेल में बताया गया है। अब पाषाण यानी पत्थर के औजार कैसे बने, वो तकनीक पूरी बताई गई है कि कैसे इस तरह का ये पत्थर का औजार बनाया जाता था। तो पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़े जैसा इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आघात करने वाले एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकाले जाते थे तब तक वांछित आकार वाला उपकरण नहीं बन जाए, तब तक उसके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीकी जो थी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला जो है पत्थर से पत्थर को टकराना, और दूसरा जो था दबाव सल्क तकनीकी। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। अब यहाँ पे एक चीज नोट किया हुआ है कि कुरनूल गुफा जो थी, यहाँ पे राख के अवशेष मिले। ये इम्पोर्टेंट है, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि लोग, आरंभिक लोग आग जलाना भी सीख गए थे। और इनका आग का प्रयोग जो है, इस आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब आगे देखेंगे तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो इस तरह धीरे धीरे जो है पृथ्वी पर अपना जीवन शुरू हो गया। जानवरों से लोगों के माध्यम से आबादी उनकी बढ़ने लगी। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आ और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि इन लोग जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पालने की बात सोचने लगे। और इसी काल में जो है मछली भी एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई थी। अब यहाँ इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में होने लगे थे। महिलाओं और पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को बटोरने के लिए शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे कुछ नाम और तिथियों के संदर्भ में डिटेल में दिया हुआ है। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में उसे ये पूरा पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों से बना है, पूरा, और पूरा का मतलब प्राचीन हो जाएगा, और पत्थर का मीन्स होता है, पाषाण का मीन्स हो जाएगा पत्थर। तो यह नाम पूरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। इसको 3 भागों में बांटा गया था, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटे थे।
पूरा पाषाण काल के दौरान ही जो मानव इतिहास की कहानी थी इसी दौरान हुई थी, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, यानी जो जिस काल में हमें पर्यावरण से संबंधित चेंजेस मिले उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता था। और यह लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। और अगला जो भाग है वो अगले युग की जो शुरुआत हुई थी लगभग 10,000 साल पहले हुई थी, इसे नव पाषाण युग कहा जाता था। और इसके अंतर्गत हम इसको अगले अध्याय में पूरा पढ़ेंगे। तो ये पूरा अब कुछ आगे देख लेंगे कि शैल चित्र क्या होता था। तो शैल चित्र का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक हिरण को एक व्यक्ति दौड़ाते हुए उसका चित्र बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से छवि चित्रण किया गया है। तो आगे आप देख सकते हैं कि महाभारत में शुतुरमुर्ग, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, इसका प्रमाण भी मिला है। महाराष्ट्र के पटने पुराण स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं? तो महाराष्ट्र के पटने से मिला है। इनमें इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके बनाए जाते हैं। तो इस तरह एक कि शुतुरमुर्ग जो है किस काल के दौरान मिले थे? तो पूरा पाषाण युग के दौरान। एक क्वेश्चन दूसरा बनेगा, महाराष्ट्र के किस जगह से जो है, किस स्थल से जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं? तो पटने से। और इन अंडों से क्या बनाया जाता था? तो इनसे मनके भी बनाए जाते थे। अब आगे देखेंगे एक अगला जो पूरा स्थल है हुस्गी। तो यहाँ इसके बारे में कुछ देखेंगे। यहाँ पे जो है कई प्रकार के औजार मिले हैं और संभवतः आवास और उद्योग स्थल भी यह रहा है। कुछ छोटे पुरास्थलों में औजार के बनाए जाने का प्रमाण मिला है और अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, इसमें कुछ मिला है। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु इसमें दिया हुआ है कि यह जो है फ्रांस की एक गुफा का चित्र है जो नीचे आपको दर्शाया गया है। और इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र पे हैं, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा। गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था और इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। इस तरह का आप ये पूरा फिगर देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा बनाया गया है सारी चीज़ें। तो कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां देख लेंगे इसमें। मध्य पाषाण जो युग था ये 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक था और लघु नव पाषाण युग जो था 10,000 साल पहले। अब तीसरा चैप्टर देखेंगे। तीसरा चैप्टर आपका जो है भोजन संग्राहक से उत्पादन तक। तो यहाँ पे एक लड़का है जो नई नुओं का भोजन जो है दिखाया। आज नई नुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही है, चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। तो ये पूरा उसके बारे में किस तरह की चीज़ें हैं क्या है वो बताया गया है विभिन्न प्रकार के भोजन के संबंध में। तो इसमें कुछ खास है नहीं, आगे वाले में देखेंगे।
अब यहाँ इसको देखेंगे बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या था। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। लोगों द्वारा जो पौधे उगाए गए थे और जानवरों की देखभाल करने से संबंधित जो क्रिया हुई थी वो बसने की प्रक्रिया हुई थी। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते थे। तो ये चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है कुछ। अब आगे देखेंगे इसकी शुरुआत जो है लगभग 12,000 साल पहले हुई थी और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाले जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है। इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि सबसे पहले जो प्राचीन फसल उगाई गई थी गेहूं और जौ था और सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया था उसमें कुत्ता था और उसके बाद भेड़ और बकरी थी। अब आगे देखेंगे इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। अब देखेंगे आगे एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब एक पूरा चैप्टर के अंतर्गत देखिए अनाज एक तरफ दिया है और हड्डियाँ और एक तरफ पूरा स्थल, यानी ये चीज़ें किस पूरा स्थल से मिली है। तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी जो है ये मेहड़गढ़ से मिला है जो महत्वपूर्ण है आधुनिक पाकिस्तान में है। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी ये चीज़ें आपके मेहरगढ़ से मिली है जो आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े ये कोल्डिहवा में मिला है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े जो है कोल्डिहवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में मिला है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान यह मगड़ा मिला है जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। गेहूं और दलहन ये गुफराल जो कश्मीर में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। गेहूं और दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरियां, बुरजोहम से मिला है और जो आधुनिक कश्मीर में है। और इसके अलावा गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल ये चिनाद में मिला है जो आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी ये हल्लूर में मिला है आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ ये पय्यमपल्ली जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिला हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं जहाँ पे हड्डियों के अवशेष और अनाज मिले हैं। ऐसे बहुत से स्थल हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। तो अब ये आगे का देखेंगे कि अस्थाई जीवन कैसे शुरू हुआ। तो बुरजहोम जो वर्तमान कश्मीर में है, लोग गड्ढों के नीचे घर बना के रहते थे जिन्हें गर्तावास कहते हैं। तो गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं वो बुरजहोम में मिला है और गर्तावास का मतलब कि लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी और इसे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी ऐसा अनुमान लगाया गया है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते रहे होंगे। अब यहाँ पे दिया है कि जो पूरा पाषाण युग उपकरणों से भिन्न है इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ये इनमें से वे भी औजार हैं जो उनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उस पर पालिश चढ़ाए जाते थे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त उन्हीं चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें पहले भी मिल चुकी हैं आपके। और अब कुछ यहाँ पे नवपाषाण युग के कुछ उपकरण दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पे नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और ये आपका जो है थोड़ा सा उपकरण इसको दिया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल
ये आप देख रहे हैं जो ये इस तरह का पात्र भी मिला है। तो धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लगे और कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लगे थे। तो भोजन संग्रह के साथ साथ जो है अब वो खेती और पशुपालन को भी उन्होंने अपना लिया था अपनी जीविका को चलाने के लिए। अब रीति रिवाज से संबंधित बात किया गया इसमें। तो प्रायः कृषक और पशुपालक समूह जो रहता था उन्हें जनजाति कहते थे। विद्वानों ने पाया कि कुछ लोग ऐसे रीति रिवाज को मानते थे जो पहले से परिचित रहे होंगे। जनजाति शब्द को देख लेंगे और ये क्या है इम्पोर्टेंट। तो जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। ये लोग इनके परिवार के लोग शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे व्यवसाय को अपनाते थे और महिलाएं घर खेती का काम करती थी। जमीन पर बीज बोना, पौधे उगाना ये सब इनके काम में थे। और इसके अलावा पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चलाते थे जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते थे। गाना, नाच, घरों की सजावट उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था जो अनुभवी व्यक्ति होते थे। नौजवान योद्धा या पुरोहित हो सकते थे। वयस्क महिलाओं को उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थी। उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां, चित्रकारी भी शामिल थी। लोग उनके अपने देवी देवता भी होते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं था। तो पहले के लोग गरीब अमीर बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का अंतर नहीं था। अब अगला जो पॉइंट है कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। तो मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ और भेड़ बकरियाँ पालना सीखा। यानी कि मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि मेहरगढ़ में जो है सर्वप्रथम गेहूँ को उगाया गया था और भेड़ बकरी को पाला गया था। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे। और यहाँ खुदाई में सबसे पहले स्तरों में जो है पुरातत्वों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं जिसमें हिरण की और अन्य जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ शामिल हैं। तो इससे यह अनुमान लगता है कि यहाँ पे लोग जानवरों का पालन करते थे, उसको पालते थे और उसके बाद स्तरों से भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों का पालन पोषण करते थे। यहाँ गांव की एक विशेषता दिया है कि गांव की विशेषता के अंतर्गत वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते थे। तो ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब ये पहले और बाद के घर के वर्णन में किया, कुछ इसमें खास नहीं है। अब यहाँ पर कुछ देख लेंगे आगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे क्योंकि लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। इसलिए कब्रों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक मृतक के साथ एक बकरी को दबाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है और संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये आप इस तरह देख लेंगे पूरा कि कैसे मृतकों को इसमें दफनाया जाता था। तो ये मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र है जहाँ पे आपको बकरी का कंकाल और
मनुष्य का कंकाल दिख सकता है। तो ऐसे पहले दफनाया जाता था मेहरगढ़ में। अब एक इम्पोर्टेंट देख लेंगे, इसमें भी दाओ जली हेडिंग, ये पूरा स्थल है। और यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिल रहे हैं। इसमें पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे और साथ ही जेडाइट पत्थर भी मिला है। कहाँ पे जेडाइट पत्थर मिला है? तो दाओजली हेडिंग में मिला है और यह पत्थर चीन से आया होगा ऐसा अनुमान लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काठास में बहुत इंपॉर्टेंट है, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो के औजार और बर्तन भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नवपाषाण युग के सबसे प्रतिष्ठित पुरास्थलों में एक चताल युग तो था, ये तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि चकमक पत्थर जो है ये कहाँ से लाया गया था? सीरिया से। लाल सागर की कौड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध थी? लाल सागर के। और भूमध्य सागर की सीपियाँ कहाँ की प्रसिद्ध थी? भूमध्य सागर की। तो इस तरह यहाँ पे ये बन सकता है पूरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बसने की प्रक्रिया जो लगभग 12,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पुटअप करता है।